जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीरें इंडिया डेली आपको लगातार दिखा रहा है। एक दशक के बाद ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले चरण की वोटिंग आज जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक 11% वोटिंग हो चुकी है। अनंतनाग में सुबह 9 बजे तक 10% वोटिंग लगभग हो गई है। वहीं डोडा में 9 बजे तक 12% मतदान यहां पे हो चुका है। किश्तवाड़ में सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है, मतदान प्रतिशत 14% है। कुलगाम में सुबह 9 बजे तक 10% मतदान प्रतिशत रहा है अभी तक का। पुलवामा में सुबह 9 बजे तक 9% वोटिंग हो चुकी है। रामबन में सुबह 9 बजे तक के जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं, 11% मतदान यहां हो चुका है। शोपियां में सुबह 9 बजे तक 11% वोटिंग हुई है। ये अभी तक वोटिंग प्रतिशत रखा है। तो जम्मू कश्मीर में आज का दिन बेहद अहम है। पहले चरण के लिए मतदान यहां पे जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है, शाम 6 बजे तक होनी है। 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए और लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी रमन। मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जम्मू कश्मीर से। रमन आपको नजर आ रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं, जो एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। वहीं हमारे साथ संजीव कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक है। स्वागत है सर आपका। सौरभ दुबे जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी स्वागत है सर आपका। रमन, सबसे पहले तस्वीरें आप दिखाइए, कितनी खूबसूरत तस्वीरें जम्मू कश्मीर में है। मतदाता कितनी संख्या में निकल रहे हैं, क्या बातचीत मतदाता कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो आंकड़े पहले 2 घंटे के आए हैं उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव में इस समय मतदाताओं का रुख किस तरीके से है। मैं इस समय ब्रिजबिहारा के इलाके में हूँ। ये बेसिकली पॉश इलाका है और इसमें अभी कुछ देर बाद जो है महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती जो इस सीट से कंटेस्ट कर रही हैं, वो यहाँ पर आकर अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार बुजुर्ग से लेकर महिलाएं और जो युवा हैं वो लगातार इस इलाके के अंदर अभी अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और बड़ी संख्या में वोटिंग जो है वो इस समय चल रही है। जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, सुबह 9 बजे तक सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो जम्मू रीजन की इंदरवाल सीट पर 16.1% वोट जो है वो पड़ा है और उसके बाद किश्तवाड़ में 15% वोट है। इसी तरीके से अगर हम घाटी में देखें तो घाटी में इस समय सबसे ज़्यादा पोलिंग जो वो हुई है वो ब्रिजबिहारा की सीट पे, जहां 11.6 जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रुझान जो है वो वोटरों का बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से 2024 में लोकसभा का चुनाव जो हुआ था उसमें जिस तरीके से बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया था। 2024 की अगर हम बात करें तो अनंतनाग के अंदर जो सीट है यहाँ पर 55% मतदान जो है वो दर्ज किया गया था। और इस बार क्योंकि विधानसभा का चुनाव है तो लोगों में 10 साल के बाद ये मौका मिल रहा है लोगों को, तो लोगों में इस चीज़ को लेकर उत्सुकता बहुत बड़ी हुई है और लोग लगातार पोलिंग स्टेशन की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कि एक एक कर सभी मतदाता जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और प्रयोग करने के बाद यहाँ पर अपना नुमाइंदा चुनकर उसे विधानसभा भेज सकें ताकि वो उनकी मुश्किलों की, उनकी परेशानियों की आवाज़ जो है वो विधानसभा में उठाए और वहाँ पर उठाने के बाद जो है उनके परेशानियों का हल वहाँ से जो है वो खोजा जाए। क्योंकि पिछले 10 साल का ये एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बन गया है। ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से सरकार चलाई जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो वक्त आ गया है जिसमें पहले चरण का मतदान की शुरुआत हो चुकी है। 3 चरण में 90 विधानसभा की सीटों पर जो है वो मतदान होना है और 8 अक्टूबर को रमन, मतदाता बढ़ चढ़ करके पहुंचे हैं। बिजबेहरा सीट से तस्वीर आप दिखा रहे हैं और सौरभ दुबे जी, बिजबेहरा सीट की हम बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चित सीट ये है। मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी है। क्या माना जाए कि ये पहले चरण में ये पीडीपी का भविष्य तय हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी कश्मीर वासियों से अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने जा रहे हैं वो आपके विकास के लिए, आपके यहाँ सुख शांति के लिए, तो उसमें बढ़ चढ़ करके आप उसमें हिस्सा लें और अधिक से अधिक मात्रा में वो वोट करें। दूसरी बात देखिए, अभी आपने जो बात कही पीडीपी के वंशवाद की बात कही, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो कश्मीर में वंशवाद है, वंशवाद का खात्मा ही तो होने जा रहा है। वंशवाद का अगर 370 हटा तो उसमें वंशवाद का खात्मा और आतंकवादियों के खात्मे को जो है वो हमने देखा कि लगातार जो है 370 के पहले किस प्रकार का एक प्रचलन चलता था कि एक ही परिवार, एक ही वंशवाद जो है वो लगातार, चाहे वो एनसी में हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे पीडीपी में हो, उन्हीं के परिवार जो है वो चुनाव लड़ता था, वही आगे बढ़ता था, वही सत्ता के सिंहासन पर बैठता था। इस बार कहीं ना कहीं जो कश्मीर की जनता है उसने तय किया है कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर को
जो शांति व्यवस्था वहां स्थापित हुई, जो लाल चौक की तस्वीरें जो है वो बदली, जो जिस प्रकार से जो है हम डल झील की खूबसूरती देख रहे हैं, तमाम पर्यटक, जो 2 करोड़ से अधिक मात्रा में पर्यटकों का आना जाना वहां पर हुआ, जहां पर विकास की गति बढ़ाई गई, जहां पर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 1500 करोड़ रुपए जो है कश्मीर को दिया गया, जिसमें स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज, इन सब का निर्माण हुआ है और लगातार होने भी जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर और कश्मीर वासी जो है वो अपने सुख, शांति, विकास के लिए अपना वोट करेंगे। वो तय करेंगे कि हमको जो है 370 के पहले क्या मिला था और 370 हटने के बाद क्या मिला। और निश्चित रूप से मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अगर हम एनसी की बात कर लें, अगर एनसी के एजेंडे में वो क्या रखा है, उन्होंने कहा है कि हम 370 वापस लाएंगे। एक ऐसी बात को रखा है जो देश के खिलाफ है, जिस पर जो है अगर आप कायदे से देशद्रोह की बात करें तो वो भी कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संविधान के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे अपना जजमेंट दे दिया है कि 370 हटना कश्मीर के लिए और कश्मीरी वासियों के लिए वो सही है। तो क्या आप लोग अब संविधान बदलना चाहते हैं? क्या संविधान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप बदलना चाहते हैं? और कांग्रेस जो गठबंधन में एनसी के साथ लड़ रही है उसको स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस एजेंडे के तहत वहां पर चुनाव लड़ रही है। अगर वो इस एजेंडे में शामिल है तो मैं खुल करके कह रहा हूं कि आप देश विरोधी एजेंडा लेकर के कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वहां की जनता जो लगातार आतंकवाद से ग्रसित रही है, वहां की जनता जो भ्रष्टाचार से ग्रसित रही है, वहां की जनता जो भूखमरी से ग्रसित रही है, आज वो जनता जो आतंकवाद से जो है छुटकारा मिला, जो भ्रष्टाचार से छुटकारा मिला, और वो वहां पर जो है वो वोट करेगी। तो इसको जरूर ध्यान में। अच्छा सौरभ दुबे जी, 370 का आपने यहाँ पे जिक्र कर दिया। संजीव कौशिक जी, क्या 370 की वापसी संविधान बदलने की ओर कदम होगा? और जब तस्वीर हम देख रहे हैं अभी, जहां पे मैंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो उन्होंने इस इलेक्शन का विरोध कर दिया था, उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया, ये कहते हुए कि बंदूक की नोक पे कराए जा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो बता रही है कि अब वहां की आवाम है वो बैलेट के जरिए अपना भविष्य चुन रही है। हाँ, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो वोटों का प्रतिशत अभी दिखाई दे रहा है, इतना पहले सुबह हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, उस रफ्तार को देख करके ये उम्मीद की जा सकती है कि सामान्य से बेहतर तरीके से ज़्यादा लोग अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो एक अस्थायी और मजबूत सरकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी बात, जब भी कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात होती है तो ये कहा जा रहा है लगातार कि आप अपना स्पष्ट बताइए कि आपका राय क्या है, क्या 370 वापस लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैं शुरुआती दौर से ये बात कहता हूं कि 2 अलग अलग पार्टी यदि गठबंधन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे की नीतियों को आत्मसात कर लेते हैं। वो दोनों की अपनी अपनी नीति होती है, दोनों के अपने अपने अलग मैनिफेस्टो होते हैं। हाँ, जब एक साथ वो मिलते हैं तो एक तीसरा मैनिफेस्टो तैयार होता है कि इन मुद्दों पर हम काम करेंगे और बात करेंगे। तो ये कोई मायने नहीं रखता। यदि इस आधार पर हम देखें तो जिस पीडीपी के साथ इनकी गठबंधन की सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, वो तो अफजल गुरु को शहीद मानता है और ये आतंकवादी और उग्रवादी मानते थे। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकारें बनती है इस तरह से। मूल बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोचती है। क्या जम्मू कश्मीर की जनता 370 हटने के बाद में अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रही है? वहाँ के आवाम को लगता है कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारा कारोबार, हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ, युवा अपने काम की तरफ, वो सारी चीज़ें जो पहले से ब्रेक एक तरह से जिस पे लगा हुआ था, यदि उनको महसूस हो रहा हो कि नहीं ये हटा देने के बाद में सब चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं, निश्चित तौर पे उसके अगेंस्ट में वो मतदान करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम यदि ये सोचती हो कि 370 हटा करके हमारे हकों की हकमारी की गई है, हमारे प्रतिनिधियों को एक अचानक जेल में तालेबंदी कर दी गई, जैसा केंद्र सरकार ने चाहा वैसा कर दिया। अब ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट क्या सोचती है, केंद्र सरकार क्या सोचती है और वहाँ की आवाम क्या सोचती है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि 370 के अगेंस्ट में वहाँ के लोग वोट करेंगे तो वो भी साफ दिखाई देगा, और उसके पक्ष में देंगे तो वो भी साफ दिखाई देगा। वहाँ की जनता क्या सोचती है। हम स्टूडियो में बैठ करके दिल्ली के बारे, जम्मू कश्मीर के बारे में बात लेकिन लोकसभा के रिजल्ट तो सामने है ना कि किस तरीके से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हार ही मिली थी। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहली बात तो जो संजीव कौशिक जी कह रहे हैं, इनको एक बात समझनी चाहिए कि 370 कभी भी जनता से पूछ के थोड़ी ना लगाया गया था। 370 के आपने जब लगाया था तो वहां तो राजनीतिक दलों ने लगाया था, यहाँ पर उन्होंने अपना निर्णय लिया था। कब जनता से पूछा था कि 370 लगाओ? जनता तो वहां की जो है मासूम जनता के ऊपर आपने 370 थोप दिया, अपने वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। अब कह रहे हैं जनता तय कर चुकी है। भैया आप सुनिए, सुन लीजिए, आप 1 रुपए अगर चलता था तो 15 पैसे जनता के बीच पहुंचता था।
ऐसा कथन था राजीव गांधी जी का, और यह कथन कश्मीर में बहुत अच्छे तरीके से लागू होता है। मैं तो बहुत वहां पर घाटियों में घूमा हूं भैया, मैं वहां मंत्रालय में था, इससे पहले डीडीसी का इलेक्शन हुआ है, हम गए थे वहां पर, हमारी ड्यूटी लगाई गई थी डीडीसी के इलेक्शन में, जिस जो अभी दिखाई दे रहा है 9 बजे तक वोट प्रतिशत, इससे इसी तरह का वहां पर चुनाव होता है, वहां की जनता निकलती है, वहां जमहूरियत जो है तय तो वहां की जनता करेगी ना, अपनी आप अपनी बातें रखेंगे लेकिन तय तो जनता करेगी ना। एक ऐसी पार्टी है करेगी, 370 सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। आप अलगाववादियों की भाषा मत बोलिए चैनल पे बैठ करके, ये जो आपकी भाषा है ये अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं। हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। 370 लगने से सिर्फ आतंकवादियों को फायदा होता था, अलगाववादियों को फायदा होता था, पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद था वो और कश्मीर का जो विकास भाई था साहब वहां के लोग 370 से रुका हुआ था। वहां के लोग जो 370 की बातें करते हैं उनको इनकार कर केंद्र की देंगे। सरकार करेगी ना, तो वहां पे विधानसभा की सरकार करेगी। एक बात आपको और भाई, समझने की जरूरत तो है, वहां की जनता जो 370 निर्णय लेगी, पूर्ण बहुमत से केंद्र की सरकार आई, उसने निर्णय लिया, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भाई वही बोला बात कि तो मैं कह रहा हूं 370 ना, वहां की जनता उस व्यक्ति को, उस पार्टी को, उस लोगों को इनकार कर देगी जो 370 दोबारा लाने की बात कर रहे हैं। यही होना चाहिए ना। मैं तो जनता को कह रहा हूं, जनता तो जनता ही तय जिसको वोट देना है वो वोट दे, लेकिन 370 जनता तय नहीं करेगी। आप दो चीज समझ जो आप अभी तो कह रहे हैं 370 की बात अलग कर रहे विषय हैं। है, आप चुनाव में जनता को वोट करना अलग विषय है, 370 के लिए वोटिंग नहीं हो रही है। किसी पार्टी ने वहां अपने पर मैनिफेस्टो सरकार- में लिखा है अरे जिसके बारे में भैया, बार-बार आप लोग- चर्चा कर रहे हैं, समझिए, कांग्रेस पार्टी से क्या ये स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। 370 के लिए हो रही है? नहीं हो रही है, हटाने ये वोटिंग हो रही है वहां पर अपनी सरकार चुनने के लिए, अपना नेतृत्व जो कश्मीर को मिलने भाई साहब, वाला तो है, आप उसको ही तो चुनने सवाल के लिए। खड़ा कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं सवाल तो आप खड़ा ही करूंगा। सवाल खड़ा अगर कर आप रहे हैं ना। अलगाववादियों की भाषा बोलेंगे उस मुद्दे पे तो खड़ा करूंगा उसमें। देखिए जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर जो है, सुन लीजिए एक बात, कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कश्मीर मुक्त हुआ है, जिस प्रकार आतंकवाद से मजबूत हुआ है, उसको आतंकवाद से अगर फ्री कश्मीर चाहिए तो जनता उसको वोट करेगी। 370 लाने की जो बात कर रहे हैं, कश्मीर आतंकवाद हमारे मुक्त साथ हो गया है। गठबंधन में है, मतलब उनके एजेंडे में कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो गया है। वो लगातार आपको पता है कि 370 हटाने के बाद में कितने लोगों की जाने गई वहां एक बात पे, बताइए, कितने सिविलियन मारे गए वहां पे, प्रधानमंत्री कितने सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। एक एक करके अगर आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो समझ में भी आ पाएगा क्या बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम इलेक्शन पे भी हम बात की तस्वीर सामने आ रही है, हम इसको हम देख भी रहे हैं संजीव जी की किस तरीके से लोग वहां के ये समझ रहे हैं कि तमाम जो मुद्दे उठ रहे 370 है या राज्य का दर्जा दिलाने की लगातार वहां पे ये मांग पार्टियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये तस्वीर ये भी तो बता रही है ना कि माहौल वहां पे बदल रहा है। आम जो आवाम है वो ये समझ रही है कि अगर विकास चाहिए तो इलेक्शन ही एक जरिया है। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि ये रफ्तार और लोगों के द्वारा जो कतार सामने आप दिखा रही हैं, जैसे लोग लाइन में लगे हुए हैं, वो निश्चित तौर पे एक मजबूत सरकार की तरफ लोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों में उत्साह है, लोग निश्चित तौर पे चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ दुरुस्त हो, लेकिन वहाँ की जनता जो बार बार ये प्रश्न चिन्ह खड़ा, मैं ये हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अलगाववाद की भाषा बोल रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक पार्टी है जो कहती है कि 370 हम वापसी की बात करेंगे, तो वहाँ की जनता एक सिरे से उसको खारिज कर देगी यदि वो गलत कर रहे हैं तो। मैं तो यही कह रहा हूं। कांग्रेस क्या करिए बताइए, आप उनके निर्णय के साथ है या नहीं है ये बताइए। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि मैं उस निर्णय के साथ में हूं? तो गठबंधन तो आपका मैनिफेस्टो तो वही है, मैनिफेस्टो में तो वही लिखा हुआ है। गजब बात कर रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कभी कांग्रेस पार्टी ने 370 के वापसी की बात नहीं करी। बताइए 370 हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, आपका क्या निर्णय है? कांग्रेस पार्टी का क्या निर्णय? अब तो वो हट चुकी है, दोबारा वापस आने की भी संभावना नहीं है। मैं डंके के साथ क्यों खड़े हैं? डंके की चोट पे कह रहे हैं कि दोबारा आने की भी संभावना नहीं है, लेकिन कोई पार्टी यदि अपने मैनिफेस्टो में ये बात लिख रही है तो वो बात जनता खारिज करेगी ना। जनता समझदार है, जनता पे यकीन रखिए ना। जनता को लग रहा है कि नहीं ये बेहतर सिचुएशन में अभी है, तो वो खारिज करेगी इस चीज को। ठीक है हम यहाँ पे मुद्दों पे बात कर रहे हैं। संजीव जी मैं आपके पास भी आएंगे, सौरभ जी मैं आपके पास आ रही हूँ, जल्दी से रमन का रुख करें। तो रमन वहाँ पे आप लोगों से ये बातचीत करिए कि किस मुद्दे पर आज आम जनता अपने मन में लेकर के वोट कास्ट करने के लिए निकली हुई है। देखिए सोनका, जो मेरी अभी कुछ वोटरों से बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर जो कहा है कि एक तो उनके मन में सबसे बड़ा बात है डेवलपमेंट का। जो महिलाओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि उनके बच्चे जिस तरीके से यहाँ पर ग्रेजुएशन कर पढ़ाई कर बेकार बैठे हुए हैं, तो रोजगार जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो उसी इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो वोट हो रहा है। एक सेक्शन जरूर है जो इस बात को लेकर कह रहा है कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उसके वो वापस आना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट करने की बात कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वोटर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे भी हुए हैं, उनसे भी एक बारी बात करने की कोशिश कर सकता हूँ। आपका नाम क्या है सर? शकील अहमद। शकील जी, आप अभी 10 साल के बाद विधानसभा के लिए वोट डालने के लिए आए हैं, क्या मन में जहन में क्या मुद्दे हैं आपके?
बस क्या हालात होना ठीक होना चाहिए इधर, और क्या बस। हालात ठीक होने चाहिए। डेवलपमेंट का भी मुद्दा है नहीं, डेवलपमेंट का कोई भी आएगा वो डेवलपमेंट करेगा, मगर हालात होना चाहिए ठीक। तो हालात अभी पिछले कुछ दिनों में ठीक हुए हैं। बेहतर है, मगर हालात और ठीक होना चाहिए। जो टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में, आपको लगता है उससे रोजगार और बढ़ रहा है यहाँ पे? यहाँ हमको नहीं लगता है, बिजवाड़ा कोई यहाँ कोई रोजगार नहीं है हमारे को। तो टूरिस्ट अभी खाली पहलगांव और सोनमर्ग और पहलगाम और ठहरने नहीं देता है वहाँ किसी को। पहलगाम जाते हैं किसी को कश्मीर को ठहरने नहीं देता है वहाँ। यात्री था यहाँ, कश्मीर को कोई ठहरने नहीं देता है वहाँ। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में आपके लिए है, बस बेरोजगारी है। सोनिका, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। और यहाँ पे एक बात संजीव जी उन्होंने ये कही है यहाँ पर कि बेरोजगारी तो मुद्दा है, कुछ लोग हैं जो वापसी भी चाहते हैं। सौरभ दुबे जी, इस पर आप क्या कहेंगे? जो आपने अभी सुना भी कि सरकार को भी डेवलपमेंट तो होगा लेकिन हालात बदलने चाहिए। देखिए, आप बिल्कुल जो है आप कश्मीर के उसकी बात कर रही हैं, मैं जल्दी से बता रहा हूँ। देखिए, 370 जब खत्म हुआ तो उसके बाद 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगारमुखी कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया। 50 नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। मौजूदा कॉलेजों में 25,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। 35,000 से अधिक स्कूल शिक्षकों को नियमित किया गया है। निर्माण मजदूर, पिट्ठी वालों, रेहड़ी वालों को 500 करोड़ से अधिक आवंटित किए गए। आयुष्मान योजना के तहत 30 लाख से अधिक लोगों को लाभ दिया गया और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 1500 करोड़ रुपए की राशि कश्मीर को दी गई। तो लगातार जो वहां पर रोजगार देने का काम चल रहा है, जो वहां के कश्मीर के विकास का काम चल रहा है, वो जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके नेतृत्व में चल रहा है। कौशल विकास प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, 20% भी उसका सफलता दर नहीं है अभी, जो वहां से कौशल विकास का प्रशिक्षण। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आइए मेरे साथ, चलिए मैं दिखाता हूँ कश्मीर में कारगिल से लेकर के पूरे ऑल इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। मैं पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिस योजना की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, मूल बात यह है कि कुल मिलाकर आवाम को वहां का विकास तो चाहिए, साथ में रोजगार के मुद्दे हैं, हालात बदलने चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रमन, आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।